हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोफाई चैनल के अंदर। नाम मैंने चेंज कर दिया है, उस चैनल में थोड़ी गड़बड़ आ रही थी तो इसलिए फिर मैं बायोफाई करके बना दिया, क्योंकि मैं बायो भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो पढ़ाऊंगा इसी पे भी आएगा। अभी अभी मैं फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो, वेक्टर्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 है, इसके अंदर हम बेसिक्स कवर करेंगे। एडिशन का थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा, टाइप्स बताएंगे। ठीक है, एडिशन जो है पूरा का पूरा जो है नेक्स्ट लेक्चर में ही आएगा वैसे स्पेसिफिकली। और उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर कंपोनेंट्स और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई लेंथ मेजर करी तो लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होती है। जैसे कि लेंथ हम मेजर करते हैं मीटर्स के अंदर कर ली, किलोमीटर्स के अंदर कर ली। ठीक है, तो ऐसे उसकी यूनिट होगी। चलो ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी एक है लेंथ, चलो मैं समझ गया। टाइम हो सकता है, वर्क हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, फोर्स हो सकता है। तो ना फिजिकल क्वांटिटीज ना कुछ ऐसा टाइप्स भी आते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली 3 टाइप मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ: वेक्टर्स, स्केलर्स एंड टेंसर। टेंसर हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। उसमें क्या होता है, प्लेन से रिलेटेड कोई और चीज होती है। ठीक है, प्लेन से रिलेटेड मतलब उसमें पंगा पड़ता है, इसमें वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको भूल जाओ। ठीक है, वेक्टर्स और स्केलर्स हमारे मेन जो चीज है वो हमको यही करनी है इसमें। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ स्केलर ले रहा हूँ, स्केलर्स, क्या ले रहा हूँ, वेक्टर्स। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटीज के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर अपने पास मैग्नीट्यूड होगा, प्लस में अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगी। अंडरस्टैंड, ये चीज समझ में आई? ठीक है, स्केलर्स के अंदर मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पर प्लस डायरेक्शन होगा। अब मेरे को आप पूछना चाहोगे कि मैग्नीट्यूड क्या चीज है। मैग्नीट्यूड कुछ नहीं, अब समझ लो मेरे पास लिखा है फोर्स इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन इन ईस्ट। ठीक है, ईस्ट यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन, ये 5 न्यूटन, दिस इज मैग्नीट्यूड। यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है विद यूनिट आप कह लो तो मैग्नीट्यूड हम उसको कह देते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है ईस्ट हमें, और ये अपना 5 न्यूटन जो है मैग्नीट्यूड है। समझ में आ गया, इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। अगर यही मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस, डिस्टेंस जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अभी आपको पता चलेगा एक चीज आगे अभी मैं बताने वाला हूँ चीज, उससे जो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वेक्टर्स के पास डायरेक्शन क्यों होती है। ये चीज समझाने का आपको बस आगे एक तरीका है, वो आपको बताता हूँ। डिस्टेंस हमारे पास लिखा हुआ 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड ही देंगे। ठीक है, यही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ, तो यहाँ मैं लिखूंगा 5 मीटर इन वेस्ट या ईस्ट या नॉर्थ या साउथ, जो भी। यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी दिख रही है, मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन आ रही है। अब मैं इस चीज को प्रूव करूंगा कैसे, डिस्प्लेसमेंट के पास हमने डायरेक्शन क्यों दी, उसकी वजह सुनो। ठीक है, पहले ये चीज आपने देख ली इतनी। अब एक और यहाँ पे पहले एक पॉइंट बता रहा हूँ, फिर आगे वेक्टर्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्केलर्स के अंदर ये नॉर्मल एल्जेब्राइक फंक्शंस को फॉलो करती है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ फॉलो एल्जेब्राइक फंक्शंस। ठीक है, यानी डायरेक्टली प्लस माइनस आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और वेक्टर्स जो भाई वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे, आगे पढ़ेंगे एडिशन के अंदर। ठीक है, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये तो हो गया। अब एक चीज अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे को ये बताओ कि अगर वेक्टर है, ये चलो ऐसे बोलता हूँ, एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो क्या वो हमेशा वेक्टर ही होगी? नहीं, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी के पास भी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन होती है, लेकिन वो प्लेन रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उसको अभी साइड करता हूँ, मैं आपको सिर्फ बताने का कह रहा हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछ ले फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आर ऑलवेज वेक्टर, तो आप कहोगे फॉल्स। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शन ऑलवेज, ठीक है, यानी कि वेक्टर के हमेशा डायरेक्शन होगी, तो इसको आप क्या कहोगे, ट्रू कहोगे। ठीक है, सही है ये चीज। ओके, समझ में आ गया आपको? मैं इसको आप एक बार स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देता हूँ। फिजिकल quantities having direction are always vector। तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों आपको मैंने बता दिया, क्योंकि टेंसर क्वांटिटीज के पास भी डायरेक्शन होती है। अच्छा, अब देखो भाई, ये तो हो गए। दूसरी स्टेटमेंट मैंने आपको क्या कही कि फिजिकल क्वांटिटीज नहीं, वेक्टर्स जो है उनके पास हमेशा डायरेक्शन होगी। ठीक है, हमेशा डायरेक्शन होगी, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मिला के बनता है।
अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मिला के बनता है, तो अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी। अब यही बात मैं आपसे स्केलर में करने वाला हूँ। स्केलर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो स्केलर के अंदर जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तभी आपका स्केलर क्वांटिटी चेंज होगी। वेक्टर में ये नहीं है, वेक्टर में दो चीजें, यानी आपने मैग्नीट्यूड चेंज किया और डायरेक्शन चेंज की, दोनों में से कुछ भी चेंज करा या दोनों चेंज करे तो वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी। ओके, इतनी समझ में आ गई? बढ़िया। अब मैं आपको बताऊंगा वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डायरेक्शन जरूरी क्यों है, ठीक है। एक मिनट मिटा दो, ये लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट चीज आपको बताइए, ठीक है। अब एक चीज देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ पे रामू को हमने पहले ए पे खड़ा किया, यहाँ पे रामू है, ठीक है, ये है बी। ओके, अब रामू क्या करना चाहता है, वो ए से बी पॉइंट जाना चाहता है, रामू ए से बी पॉइंट जाना चाहता है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, पहले उसको ना यहाँ पे एक दुकान थी, यहाँ पे एक दुकान थी, समझो मिठाई की दुकान थी, तो पहले वो यहाँ आया ऐसे, फिर यहाँ से वो ऐसे गया, ठीक है। फिर एक बारी, अब उसका ना रोज का अलग अलग है कि वो कभी इधर चले जाता है, कभी इधर चले जाता है। वो एक बारी वो क्या कहते हैं, ऐसे चला गया, यहाँ पे कोई दुकान होगी शायद, ठीक है। ऐसे वो एक बार यहाँ पे चला गया, यहाँ पे एक दुकान थी, ठीक है। और एक बारी क्या किया उसने ना, इस पे भी घूमा, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, ठीक है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, ठीक है। ये उसका कुछ पाथ उसने उस टाइम फॉलो किया। फिर एक बार उसने क्या किया, किसी दुकान पे नहीं जाता, वो बिल्कुल सीधा सीधा चला गया, ठीक है। अब लेकिन ना एक और दिक्कत है यहाँ पे, बताता हूँ कि रामू जब सीधा गया उसको सबसे कम टाइम लगा होगा। हमको ये चीज पता है, ट्रैफिक ट्रैफिक हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसको सबसे कम टाइम लगा क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके बीच में, एक स्ट्रेट लाइन ए से बी जो हम लेंगे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब रामू ने क्या किया, एक बारी ऐसा गया, एक बारी ऐसे होके गया, एक बारी ऐसा गया, एक बारी ऐसे गया, एक बारी ऐसे गया। तो एक चीज आप देख रहे होगे कि ये सारी चीजें हैं क्या, ये सारी डिस्टेंस है जो उसने कवर करी। लेकिन अब मैं आपसे अगर बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप कहोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि अभी अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब देखो ए से बी जा रहा है, इसलिए मैंने एरो ऐसे बनाया, ठीक है। तो ये हमेशा फिक्स रहेगी डिस्प्लेसमेंट, इसको कोई और डायरेक्शन नहीं दे सकते हम। अब आप कहो कि इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, नो, दैट्स रॉन्ग, दिस इज डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड बाय रामू, ठीक है, मतलब आप जो मर्जी ऐसे कह लो, ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ठीक है। तो इसकी एक ही डायरेक्शन है जो कि है ये, एक ही डायरेक्शन है, देख लो। लेकिन डिस्टेंस की बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास एक डायरेक्शन है। लेकिन जो अपना डिस्टेंस है उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, वो यहाँ से भी जा सकता है, वहां से भी जा सकता है। देखो ये देखो कितने सारे पाथ बनाए मैंने, चाहे तो ऐसे घुमा के डाल लो, ठीक है ना। तो मतलब डिस्टेंस तो ये सारे डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है यहाँ, ठीक है। अगर क्या कहते हैं, मैं वैसे आपको बात करूँ तो, लेकिन अगर हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना, तो डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी, ये डिस्प्लेसमेंट और कोई नहीं होगी, डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्टेंस के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, वो कहीं से भी जा रहा है, देख रहे हो, कहीं से भी जा रहा है। लेकिन अगर यही मैं आपको कह दूं कि हमें जो डिस्प्लेसमेंट की बात करनी, तो डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी और ए टू बी वाली डायरेक्शन में। इतनी चीज समझ में आ गई, ये था कि वेक्टर्स की आवाज डायरेक्शन क्यों होती है, ये चीज मैंने आपको यहाँ बताई है, ठीक है। चलो मिटा रहा हूं सॉरी, ये तो हो गया, नॉर्मल चीजें थी, जल्दी हो गई। अब हमारे वेक्टर्स के डिपिक्शन के ऊपर, वेक्टर्स को हम डिपिक्ट कैसे करते हैं। तो पहले ये चीज सुनो कि अगर समझ लो मेरे पास लिखा हुआ फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ओके। चलो डिपिक्ट करने के लिए किसी भी वेक्टर को हम उसके ऊपर ऐसा एरो लगा देते हैं। एक और चीज सुनो, ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत है, ठीक है। हमेशा इस साइड का एरो रहता है, या फिर आप जो है वेक्टर क्वांटिटी दिखाने के लिए क्या करते हो, थोड़ा सा मोटा कर देते हो, बोल्ड कर दोगे, ठीक है। ये दो तरीके हैं वेक्टर क्वांटिटीज को शो करने के, ओके। ये दो तरीके, इतनी चीज समझ में आई। अब देखो, एक मिनट मिटा रहा हूं बच्चों। अब आप कहोगे, अगर मैं कह रहा हूं कि एक बॉक्स पड़ा है, उस पर फोर्स इस साइड लग रहा है एफ, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ आप कि इसके ऊपर जो एरो आएगा, क्या वो ऐसे आएगा? नो, गलत बात, मैंने अभी आपको पीछे बोला ये चीज, ठीक है। ये ऐसे आएगा, ठीक है। इस चीज के लिए कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही बेसिक सी चीज है, मैंने आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज सुनो, डिपिक्शन के अंदर लिख देता हूं, वेक्टर क्वांटिटी, इनको हम शो करते हैं ऊपर एरो लगा के,
या फिर ऊपर एक ऐसा बार भी आप लगा सकते हो और इसको बोल्ड करके भी दिखा सकते हैं ऐसे। अंडरस्टैंड? ये तीन तरीके हमारे पास है, दो नहीं तीन है, सॉरी एक वहां पे बार वाला रह गया था, मैंने याद किया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज आपको याद होगी, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन भी आती है और क्या आता है, डायरेक्शन भी आती है और मैग्नीट्यूड भी आता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो चीज यहाँ पे बताऊंगा। इसी के अंदर आता है अपने पास पहले मैग्नीट्यूड, ठीक है, और मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाएंगे हम मैं बता रहा हूँ। या तो सिंपल एफ लिख दिया आपने, या फिर आपने मॉड लगा दिया फैक्टर पे, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मॉड फंक्शन यानी दो ऐसे डंडे लगा देना फैक्टर के ऊपर, तो फिर उसको हम क्या कह देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि अगर हम कह रहे हैं 5 न्यूटन ईस्ट, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड होगा। ओके, अब डायरेक्शन, डायरेक्शन हम कैसे शो कर सकते हैं, डायरेक्शन यहाँ पे जगह है नहीं है, यहीं पे लिखना चाहिए। डायरेक्शन शो करने के लिए हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं हम, ये अभी आगे पढ़ाऊंगा, सारे अभी टाइप्स में आएगा। यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, सॉरी। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब यहां से कोई वेक्टर ऐसा है और यहां से 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री यहां से बनता है, ऐसे कह लो। या फिर अब मैं कहता हूं तो इसको हम ऐसा कह सकते नहीं है कि ये नॉर्थ से 30 डिग्री बना रहा है, नॉर्थ से ये फोर्स 30 डिग्री बना रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं, जी हाँ कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्थ है और ये 30 डिग्री मेंशन किया गया, ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ओके, ये चीज समझ में आई आपको? यूनिट वेक्टर्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे, या फिर एंगल बता के मैंने आपको बता दिया, एंगल से भी करते हैं हम शो। ठीक है, ऐसे जो है हम शो करते हैं डायरेक्शन को। अब यूनिट वेक्टर्स को जो है हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा यही अभी आगे बहुत काम आएगा। इसको डिपिक्ट करने के लिए मैं ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, ए के ऊपर क्या, इसको हम यूनिट वेक्टर कह रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ पता है, अभी आगे देखना। टाइप्स पे आ गए, देखो टाइप्स पे क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हम आते हैं इक्वल पे। चलो इक्वल, इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, और अपने पास डायरेक्शन भी सेम होगी। मतलब ये मैंने बनाया एक मिनट, एक और चीज आपको बतानी थी, अच्छी चीज याद आ रही मेरे को। देखो ये मैंने लिखा फोर्स, ये कुछ एफ फोर्स है। ठीक है, या मैं इसको कह देता हूं ये 10 न्यूटन का फोर्स है। तो ये जो है ना, चलो इसको मैं हटाऊं, सीधा सीधा फोर्स लिखता हूं। ठीक है, ये फोर्स का मैंने क्या दिखाया कि ये फोर्स है। ठीक है, कहां लग रहा है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है। ठीक है, अब देखो जरा, ये अभी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अभी यूनिट वेक्टर्स में बताऊंगा चीज। ठीक है, ऐसे लग रहा है फोर्स। तो इसकी ये जो नीचे एरो बनाया ना, इसकी लेंथ जो होगी, लेंथ, इसकी जो लेंथ होगी वो हमें मैग्नीट्यूड बताएगी। ठीक है, वो हमें मैग्नीट्यूड बताएगी, अंडरस्टैंड, वो हमें मैग्नीट्यूड दिखाएगी। अच्छा, इसी से अब देखो, अब हमने क्या किया, हाँ मैंने क्या किया, पहले ना मैं ऐसे चला, फिर मैं ऐसे चला। आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये मैं चला 5 मीटर, या छोड़ो, यहाँ मैं चला 4 मीटर, यहाँ मैं चला 3 मीटर। आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। पहली बात, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो हम ऐसे करके यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर खींचेंगे ऐसे। तो अब भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, सीधा सीधा आपका काम हो जाएगा। यहाँ कुछ 5 आ जाएगा मेरे हिसाब से, 5 मीटर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। ठीक है, तो एक तरीके इसकी जो लेंथ होगी ना, इसकी जो लेंथ होगी वो हमें मैग्नीट्यूड बताती है। और ये जो आगे इसका एरो हेड है, हेड ये वाला, इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। ये हमें डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, ये हमें डायरेक्शन दिखाता है। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई। एक एरो हमने ड्रॉ किया फोर्स के लिए इस साइड की तरफ, उसकी जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड दिखाएगी, उसका जो हेड जहाँ पे होगा वो हमें डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अच्छा जी, चलो ये तो गई वेक्टर क्वांटिटीज की बात। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, तो ये आ गया अपने पास, इजी। चलो अब देखो, इसको हटा रहा हूं मैं। डायरेक्शन शो करने के हमारे पास क्या क्या तरीके थे, यूनिट वेक्टर्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे हम करके कर सकते हैं, एंगल ले लेंगे। ठीक है, अब चलो यहाँ से ये भी हटाता हूँ। डायरेक्शन मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ जरा, क्योंकि अब मेरे को थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए। इक्वल वेक्टर्स में एक ये वेक्टर बनाया मैंने, एक ये वेक्टर बनाया, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। अब हमको बोला गया कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
सिमिलरली ए कैप इज इक्वल्स टू बी कैप, यानी कि एक ही डायरेक्शन मतलब शो करता है डायरेक्शन, ये एक तरीके इसको हम डायरेक्शन कह सकते हो क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू 1 होती है, अभी आगे बताता हूँ मुझे, ठीक है। और ये हमें कह रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हुए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, सो देयर आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अनइक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, या तो मैग्नीट्यूड बदल लो या फिर डायरेक्शन बदल लो, ठीक है, या फिर दोनों चीजें बदल लो, अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, ओके, ठीक है। एक मिनट में बता दूं, देखो इक्वल हो गए, अनइक्वल हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं पैरेलल पे, पैरेलल एंटी पैरेलल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है समझा रहा हूं, एक वेक्टर ऐसे है, एक और वेक्टर ऐसे है, या पैरेलल और एंटी पैरेलल के अंदर मैग्नीट्यूड को आपको नहीं देखना, डायरेक्शन से यहाँ फर्क पड़ता है। पैरेलल वेक्टर्स का क्या मतलब होता है कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। एंगल कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर्स के बीच का, इसके बाद बताऊंगा जस्ट, ठीक है। पैरेलल के अंदर यहाँ पे याद रख लो, ये 0 डिग्री एंगल बनता है इनके बीच में, और सेम डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। अब एक वेक्टर ऐसे बना हुआ है, एक वेक्टर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। इस बार रिजॉइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो बन रहा है 180 डिग्री, ठीक है, और ये है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इनको हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और सुनो, दो वेक्टर के बीच के हमें एंगल निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं वो चीज देख लो। ये एक ए वेक्टर बनाया मैंने, ये मैंने एक बी वेक्टर बना दिया, ठीक है। अब एक चीज देखना, अगर मैं इस वेक्टर को इसकी ना डायरेक्शन बदलूंगा, ठीक है, ना मतलब इसको ऐसे घुमाऊंगा, इसकी डायरेक्शन नहीं बदलूंगा मैं, ना इसका मैग्नीट्यूड बदलूंगा, मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा इस साइड की तरफ, उठा के यहाँ रख लूंगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ऐसे यहाँ से शिफ्ट करते हुए इधर लूंगा, ये मैं लेके आ गया, ठीक है, ये लेके आ गया, ओके। टेल टू टेल ज्वाइन करना है हमेशा, टेल टू टेल ज्वाइन करना है फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अब एक चीज देखना है, एक चीज देखना, अब एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, आप खुद सोच सकते हो कि कौन सा हमें लेना है। हमेशा छोटा वाला एंगल लेंगे, यहाँ लिख भी रहा हूँ 0 डिग्री से इक्वल हो, या उससे क्या कहते हैं बड़ा होना चाहिए, थीटा, इसको मैं थीटा कह रहा हूँ, ठीक है, या फिर छोटा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री में, समझ में आ गया। अब देखो इन दोनों, जब आप दोनों को जोड़ दोगे ना, इन दोनों को यहाँ से बना के निकाल देता हूँ, तो 180 डिग्री बनेगा, इसलिए यहाँ लिख दिया। अब जब इन दोनों को जोड़ोगे तो एक के ऊपर एक ही आ गया, तो 0 डिग्री बन रहा है यहाँ पे एंगल, समझ में आ गई ये चीज, चाहे तो करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो एंगल होगा हमेशा 0 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, और 180 डिग्री से छोटा भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है। ये 0 के इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल यहाँ मैंने दिखा दिया, छोटे वाला यहाँ पे आ गया, देख लो 180 से छोटा ही है, और ये वाला जो है गलत है, ये सही है, क्योंकि 180 डिग्री से छोटा और ये 180 डिग्री से बड़ा है। इतनी चीज समझ में आ गई, बढ़िया। चलो अभी तक तो इजी चीजें चल रही है, थोड़ी सी आगे जो कंपोनेंट्स वाली साइड आएगी वहां पे आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो मैं समझाऊंगा अच्छे, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं, थर्ड लेक्चर में ये देख, इक्वल हो गए, अनइक्वल हो गए, पैरेलल हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। अब अपने पास आते हैं कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉनकरेंट वेक्टर्स का ये मतलब होता है कि जो एक सिंगल पॉइंट पे लग रहे हो, कोई एक ही सिंगल पॉइंट पे, जैसे कि समझ लो, एक मिनट, ये मैं ले लिया एक पॉइंट मास, इसके ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है F1, एक लग रहा है ऐसे F2, एक लग रहा है ऐसे F3, और एक लग रहा है ऊपर की तरफ F4। तो ये सारे, ये जितने भी फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, चारों के चारों जो है कॉनकरेंट फोर्सेस है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे लग रहे हैं, अंडरस्टैंड, ये चीज समझ में आ गई, बढ़िया। चलो इसे हम कॉनकरेंट फोर्सेस कह देते हैं, चलो ठीक है, मान लिया। दूसरी चीज, कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जो कि एक प्लेन में आ जाए, उनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स कह देते हैं। जैसे कि एक वेक्टर अगर है, एक वेक्टर है, तो क्या ये एक वेक्टर है, इसके ऊपर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, हमने तो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना भाई, यहाँ पे कोप्लेनर यानी कि एक से ज्यादा वेक्टर जब एक प्लेन में आ जाए, एक प्लेन में। इसको शो करने के लिए तो लाया मैं कुछ वही चीज, हाँ ये पेन ही मिल गया, चलो ठीक है। अब देखना एक चीज, ये एक वेक्टर ले रहा हूं मैं, एक ये वेक्टर ले लिया, ये मैंने ऐसे पकड़ा इसको, तो ये क्या एक एक देखो, ये मेरा हाथ क्या है, प्लेन है, एक प्लेन में आ रहे हैं, देखो चाहे ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, एक प्लेन में आ रहे हैं, ठीक है। चाहे इसको आप ऐसे भी रख लो, फिर भी एक प्लेन में आएंगे। तो यहां से हम एक चीज क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी दो वेक्टर्स हमेशा हमेशा कोप्लेनर होते हैं, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, क्या लिख लो, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ओके, आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। अब अगर मैं तीन वेक्टर्स बनाऊं, एक मिनट रुको, तीन वेक्टर्स जो मैंने ऐसे बना दिया, समझ लो ऐसे बनाए, ऐसे देख रहे हो। अब ये एक प्लेन में आ रहे हैं, देखो एक प्लेन में आए,
लेकिन अगर यही मैंने इसको ऐसे बना दिया होता तो क्या अब ये दो एक प्लेन में आ रहे हैं, ये दो एक प्लेन में आ रहे हैं, लेकिन तीनों एक प्लेन में नहीं आ रहे हैं, तो इनको हम कोप्लेनर नहीं कह सकते। अंडरस्टैंड? ये चीज समझ में आई? बढ़िया, एक मिनट रख दो। ये हो गई कोप्लेनर वाली बात, तो यहाँ पे हो गई टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, हमें समझ में आ गई ये चीज। चलो अगली चीज अपने पास आती है कोलिनियर। कोलिनियर, कोलिनियर का क्या मतलब होता है? ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में लगे, एक लाइन में, चाहे वो इधर की तरफ हो चाहे इधर की तरफ, कोई डिफरेंस नहीं, देख लेना। एक वेक्टर ऐसे लग रहा, एक वेक्टर ऐसे लग रहा, ये कोलिनियर है, एक लाइन में लग रहे, ठीक है। फिर एक वेक्टर ऐसे लग रहा, एक वेक्टर ऐसे लग रहा, एक लाइन में लग रहे हैं, अभी भी कोलिनियर है, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक मिनट रुकना। हाँ अब सही है, अभी हाँ, अब देखो एक मैंने ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, एक ही लाइन में लग रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स है। सिमिलरली एक ऐसे बना रहा हूँ, एक ऐसे बना रहा हूँ, ये अभी भी कोलिनियर वेक्टर है, क्योंकि एक ही लाइन में लग रहे हैं, सारे जो है कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, अंडरस्टैंड? चलो कोलिनियर हो गया। इसके बाद आते हैं एक्सियल वेक्टर्स, जो हम यहाँ पे नहीं, हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन के अंदर, उनका कुछ रोटेशनल इफेक्ट होता है और एक्सेस के अलोंग वो लगते हैं, तो वहां पे हम पढ़ेंगे उस चीज को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको चीज समझ अभी आएगी अच्छे से। अच्छा चलो अब इसको हटा देता हूँ मैं जल्दी से, आप नोट कर लो पहले। हाँ देख लो, मैंने यहाँ से वो चीजें हटा दी है, ठीक है, और डायरेक्शन है यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो डायरेक्शंस, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे दिखा सकते हो, डायरेक्शंस से दिखा सकते हो, या फिर यूनिट वेक्टर्स से दिखा सकते हो। अब आपका होगा यूनिट वेक्टर्स, तो आपने इसमें लिखवाया ही नहीं, बताया ही नहीं टाइप्स के अंदर, अब आए, ठीक है। अब देखो यूनिट वेक्टर्स इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी सुनो, आराम से सुनना, ठीक है, ठीक है। अब हमने एक चीज देखी थी कि जब भी हम कोई वेक्टर का डिपिक्शन करते हैं तो ऊपर एरो लगाते हैं, बार लगाते हैं, या फिर उसको बोल्ड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, ये भी एक वेक्टर है, लेकिन इसके ऊपर तो कैप लगी हुई है, इसके ऊपर तो कैप लगी हुई है। तो यहाँ पे ऐसा वेक्टर है, ये ए के ऊपर कैप, ए वेक्टर यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, देख लेना, मैग्नीट्यूड जो है वो होता है 1, ठीक है। और इसकी कोई डायरेक्शन होती है, ठीक है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है, स्पेसिफाइड, ठीक है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, इसी में ही आएगी वो चीज, ठीक है। ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब, मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन कोई एक स्पेसिफाइड है, यानी कि हो सकता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो सकता है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में हो सकता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर हो सकता है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर हो, ठीक है। हो सकता है वो आपकी तरफ में ऐसे बाहर की तरफ हो, पॉजिटिव जेड एक्सिस, हो सकता है वो अंदर की तरफ हो, ठीक है, उसको हम कह देंगे नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सिस के ऊपर, जो एक्सिस मैंने आपको बता दी थी। तो पहले तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना लो भाई, जैसे बनाते हैं नॉर्मल एक्स वाई वाला, फिर उसके बाद क्या करना बताऊंगा। ठीक है, इतनी चीज बना ली। अब कुछ नहीं, यहाँ से अंदर की तरफ में बनेगा और यहाँ से बाहर की तरफ में बनेगा, ऐसे। जो बाहर बनाओगे उसको प्लस जेड, जो अंदर बनाओगे उसको माइनस जेड। ओके, ये होती है 3D, 3 डायमेंशन, 3 एक्सेस। एक कोई कमरे का कोना पकड़ लो और वहां से आप इसको क्या कहते हैं समझ सकते हो। जो भी कोना होगा उसके जो ऊपर जा रही होगी छत की तरफ में जो जा रहा होगा उसको हम प्लस वाई कह सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कौन सा आप कोना पकड़ो, जहां पे आप जैसे खड़े हुए हो उसमें लेफ्ट साइड वाला कोना पकड़ लो, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला कोना पकड़ लो और उसमें देखना ऊपर की तरफ में जो होगा अपने पास क्या होगा, प्लस वाई एक्सिस। अब क्या कहते हैं, अब अपने राइट की तरफ में ऐसे करके उस कोने से राइट की तरफ में आओगे उसको हम कहते हैं प्लस एक्स एक्सिस, और जो ऐसे ऐसे बाहर की तरफ में आ रहा होगा उसको हम कहते हैं प्लस जेड एक्सिस, ठीक है। यदि समझ में इस चीज को समझाने के लिए रुको, ये ले देखो भाई, ये जो है अब मैं कोना ही बना रहा हूं यहाँ पे पूरा पूरा, ये समझ लो, ये दीवार है इस जगह पे, यहाँ दीवार है, यहाँ दीवार है, नीचे जमीन है, ऊपर छत है। ऊपर की तरफ में जो जा रहा है प्लस वाई, इधर राइट साइड में जो जा रहा है प्लस एक्स, बाहर की तरफ जो आ रहा है प्लस जेड। यही अगर मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसे देखना चाहता हूं, अब क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ प्लस वाई, इधर राइट की तरफ प्लस एक्स, ठीक है, और पीछे की तरफ में माइनस जेड, ठीक है। तो ये जो होती है ये होती है 3D, ये जो होता है 3D स्ट्रक्चर। ओके, अगर यही मैं बात करूं 2 डायमेंशन के अंदर, 2 डायमेंशन में बात करूं तो सिर्फ एक्स और वाई लेंगे, ऊपर की तरफ प्लस एक्स, सॉरी ऊपर की तरफ प्लस वाई, राइट की तरफ में प्लस एक्स। ओके, चीज समझ में आई। ऐसे सिमिलरली अगर इसको ऐसे कर दोगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसे पकड़ लोगे तो ये वाला हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स। समझ में आ गया, ये मैंने यहाँ पे से आपको बना के दिखा दिया। ओके, अब चाहे तो इसको केमिस्ट्री वाले तरीके से आप यहाँ पे ऐसे करके वो बना लो, रुको बता देता हूँ, ऐसे कर लो, चाहे तो ऐसे कर लो और इसको ऐसे बना लो,
ये आउट ऑफ प्लेन है, वो इनसाइड प्लेन है। समझ में आ गई ये चीज? ऐसे केमिस्ट्री के अंदर आप केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज देखोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे तो मैं अब केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं छह नहीं सकता भाई, ठीक है। लेकिन ये होता है, देखो आउट ऑफ प्लेन होता है ये, और ये इनसाइड प्लेन जा रहा होता है, तो ऐसे दिखाते हैं उसको, ठीक है। चलो ये चीज आपको एक्सेस समझ में आ गई होगी। अब यहीं से आपके जो है आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर नेगेटिव ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप आएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकना, मैं डस्टर ले लूं। हाँ, इसको हटाने की जरूरत नहीं है, सीधा तब इसको हटाता हूँ ताकि थोड़ा अभी क्लीन लगे। देखो भाई, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया प्लस रेट। अब एक चीज देखना, जो प्लस वाई होगा, प्लस वाई होगा, यहाँ लिख देता हूँ चलो। जो प्लस वाई होगा इसको हम दिखाते हैं, या फिर सीधा लिखता हूँ, वाई एक्सिस को जे कैप से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? जे कैप से दिखाया जाता है। एक्स एक्सिस को आई कैप से दिखाया जाता है, और जेड एक्सिस को के कैप से दिखाया जाता है, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो प्लस आई कैप, या फिर अगर माइनस की एक्स एक्सिस है तो फिर नेगेटिव आई कैप, ठीक है। इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे मैं एक चीज बनाऊंगा, देखना। ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। एक फोर्स ऐसे लग रहा है 5 न्यूटन, एक फोर्स ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन, एक फोर्स नीचे लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। तो अब एक चीज बताऊं, चीज देखोगे, मैं इस फोर्स को पता कैसे लिखूंगा, यहाँ पे इसको पता कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा माइनस ऑफ 5 आई कैप। क्यों? माइनस एक्स एक्सिस के अंदर है, इसलिए माइनस आई कैप लिखा मैंने, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूंगा? प्लस 5 आई कैप। इसको कैसे लिखेंगे? प्लस 10 जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस में आ गया, ठीक है। वाई के लिए जे यूज होता है, देखो लिख रखा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? माइनस का वाई है ना, तो माइनस के लिए हम लिख लेंगे हम -5 जे कैप। अंडरस्टैंड? इतनी चीज समझ में आ गई? बस यही था, और कुछ नहीं होता यूनिट वेक्टर्स। अब एक चीज और है, अब अगर आप ऐसे मानते हो कि यूनिट वेक्टर्स जो है वो डायरेक्शन होते हैं, नहीं, वो डायरेक्शन को शो करते हैं, वो डायरेक्शन को शो करते हैं। अब एक चीज देखो, एक मैंने लिखा वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ए वेक्टर लिखा, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, ये मैंने लिखे मैग्नीट्यूड, और इसके पास क्या होगी? डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन को हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें उसको मेंशन करना है एक सिस्टमैटिक फॉर्म के अंदर, एक सिस्टमैटिक फॉर्म के अंदर, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दिखाने के लिए, ग्राफ में दिखाने के लिए, तो हम क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या करता है? देखो, ये मैग्नीट्यूड है, अगर ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड, अब देखो, अगर मैं यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 ना ले लूं, 2 ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड इंटू 2 हो जाएगा, पहले इसका मैग्नीट्यूड होगा, फिर इंटू, और यहाँ पे डायरेक्शन तो होगी साथ में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, इसलिए हमेशा यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसका नाम भी यूनिट वेक्टर है। ये चीज समझ में आई आपको? फिर से समझाऊंगा। ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में क्या होगा? डायरेक्शन शोइंग एक वेक्टर और यूज करते हैं, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हमने मैग्नीट्यूड अगर ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिया मैंने? एक्स लेता हूं, चलो थोड़ा रुको, एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो है, ये है एक्स, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है कितना है, 2 ना लो अभी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, प्लस में इसमें डायरेक्शन होती है, देखो 1 और डायरेक्शन होगी कोई, आई कैप, जे कैप, के कैप, कुछ होगा इसमें, ठीक है। तो मैं आई कैप ले लेता हूँ, 1 आई कैप, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर है ए वेक्टर, ऐसे है, ए वेक्टर ऐसे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर है, ठीक है। अब एक चीज देखना, 1 आई कैप लिखा हुआ, यहाँ एक्स है, तो x इंटू 1, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू करोगे तो x आई कैप आएगा। क्या ये सही लिखा? जी हाँ, ये बिल्कुल सही लिखा हमने, x आई कैप आया, सही लिखा हमने। लेकिन अब यही मैं कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड मैंने 2 ले लिया, तो अब यहाँ पे 2x हो जाएगा, यानी डबल हो गया भाई साहब मैग्नीट्यूड। ये तो रॉन्ग हो गया ना, गलत हो गया, ठीक है ना। अगर 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है और यूनिट वेक्टर से हम उसकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, यूनिट वेक्टर यूनिट 1, तो सही लेंगे, 1 लेंगे तो फिर सही रहेगा। अगर हमने यही यूनिट वेक्टर के अंदर 2 ले लिया मैग्नीट्यूड, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल हो जाएगा, फिर 10 मीटर आएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ रही है? इसलिए हमेशा जो यूनिट वेक्टर उसकी वैल्यू 1 होती है। अब सुनो, यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है, वो खुद में डायरेक्शन नहीं है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वो खुद में एक वेक्टर है, लेकिन वो डायरेक्शन शो करता है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब समझ में आ गई ये चीज? बहुत डिटेल में ये चीज मैंने आपको बता दी, कोई अब दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो अब एक वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं वो यहाँ मैं दिखा देता हूँ। लाइक मैंने फोर्स लिखना है, फोर्स लिखा तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ, एफ का क्या, अंडरस्टैंड? चीज समझ में आ गई इतनी? बस चलो, अब ये एफ कैप की जगह पे आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस आई कैप, माइनस के कैप, माइनस जे कैप आ सकता है, ठीक है ना। चलो चलो, ये भी लिख लो, चाहे तो ऐसे बना लो चाहे वैसे बना लो, दोनों तरीके मैंने बता दिए चीज।
अच्छा ये हो गए यूनिट वेक्टर्स। अब हमने एक जीरो वेक्टर भी सुना हुआ है, उसको भी बताते हैं। देखो जीरो वेक्टर में क्या होता है, जीरो वेक्टर के अंदर अपने पास क्या होता है कि हम जो है मैग्नीट्यूड को जीरो करते हैं, मैग्नीट्यूड उसका जीरो होता है। अब देखो जब मैग्नीट्यूड भी जीरो है तो उसको कहीं पे भी मान लो, देखो एक फोर्स है लेकिन वो 0 न्यूटन का फोर्स है, तो चाहे उसको ऐसे मानो, चाहे ऐसे मानो, चाहे ऐसे मानो, चाहे ऊपर मानो, चाहे नीचे मानो, चाहे ऐसे टेढ़ा मानो, ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो 0 न्यूटन का है, वो हमारी कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं डालने वाला, कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, सो इसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, आर्बिट्ररी, जो मर्जी रखो भाई, आपकी मर्जी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है एनी डायरेक्शन। समझ में आ गया? बढ़िया। चलो ये हो गए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अच्छा नेक्स्ट चीज पे आते हैं, एडिशन से रिलेटेड जो है थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया देना चाहूंगा। यूनिट वेक्टर्स आपको नाम भी समझ में आया तो अगले वाले में मैं एक बार फिर रिवीजन करवाऊंगा इसका कंपोनेंट्स वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो ये चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी एक बार आप फिर से देखना तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं थी। क्योंकि यूनिट वेक्टर्स आर नथिंग बट दैट वेक्टर्स जिनके पास सिर्फ क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड 1 होगा और क्या होगा डायरेक्शन स्पेसिफिक होगी कोई, जैसे आई क्या डायरेक्शन स्पेसिफिक होगी, मतलब जैसे कि एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, सॉरी नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, फिर पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। अंडरस्टैंड? चलो हाँ, तो अब जो है स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, जो है थोड़ा सा आपको एडिशन का जो मैंने इंट्रो देना था। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले ट्रायंगल लॉ के बारे में थोड़ा सा बता दूं, एक रूल नोट कर लो। एक सेकंड जरा रुकना। चलो अब देखो भाई ट्रायंगल लॉ के बारे में बात करें, रूल जो नोट करना था वो लिख लो भाई पहले। सबसे पहले कि सबसे पहली चीज तो ये है कि फर्स्ट वेक्टर जो होगा, अभी बताऊंगा फर्स्ट और सेकंड कैसे देखेंगे। फर्स्ट वेक्टर जो होगा, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल जोड़नी, टेल ज्वाइन करनी। ठीक है, टेल ज्वाइन। अब देखो हमको बोला गया है एक वेक्टर ऐसा बनाया गया है, ठीक है, एक वेक्टर ऐसा बनाया गया है जिसको हम ए वेक्टर कह रहे हैं, फिर एक वेक्टर ऐसा बनाया गया है जिसको हम बी वेक्टर कह रहे हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि हमें आप बताइए ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर क्या होगा, ये हमें कहा जा रहा है कि बताओ। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले तो पहले जो लिखा होगा वो फर्स्ट वेक्टर, सेकंड जो लिखा होगा सेकंड वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर ए है, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल जोड़नी है। लो भाई जोड़ रखी है, यहाँ पे वैसे भी जोड़ रखी है पर मैं यहाँ पे अलग से बना के दिखा रहा हूँ। देखो ये ऐसे बनाते हैं, बी वेक्टर ए वेक्टर, उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर, हाँ एक और चीज बता दूं, रिजल्टेंट वेक्टर भाई देखो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर करेंगे तो उसका कुछ रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक चीज इसके लिए एग्जांपल अभी आगे दूंगा। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब सम, इनका सम होने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर हम कह रहे हैं। इन सम का इसका सम करने का जो वेक्टर हमारे पास आ रहा है उसको रिजल्टेंट वेक्टर हमने नाम दिया, ऐसे कह लो। ठीक है, रिजल्टेंट रिजल्ट। ठीक है, अच्छा चलो देखो, उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से जोड़ो एंड सेकंड वेक्टर के हेड से जोड़ो। हाँ ठीक है, उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से जोड़नी है और सेकंड वेक्टर के हेड से जोड़नी है। फर्स्ट वेक्टर की टेल ये रही, यानी कि रिजल्टेंट की टेल यहाँ से जोड़नी है और रिजल्टेंट का जो हेड होगा वो सेकंड वेक्टर के हेड से जोड़ना है। ठीक है, कि टेल फर्स्ट वेक्टर से टेल से जोड़नी है आपने। ठीक है, एंड सेकंड वेक्टर के हेड से जोड़ो, हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये लिख नहीं रखा था यहाँ पे, समझ लो। देखो भाई फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल जोड़ो, सेकंड वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट का हेड जोड़ो, यानी कि ये हमें ट्रायंगल लॉ कहता है कि ये अब रिजल्टेंट वेक्टर आ गया अपने ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। समझ गए? अब और अच्छे समझोगे। देखो ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया भाई, ये हो गया ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। अब एक चीज छोटी सी मैं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूँ एक फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ F, इसको कह रहा हूँ F1, इसको कह रहा हूँ F2। अंडरस्टैंड? अब मैं कुछ नहीं करूंगा, F2 को उठा के यहाँ ले आओ। पहले तो ये देखो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, ये रिजल्टेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है,
ये रिजल्टेंट होगा, हमें पता है F1 प्लस में F2 ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ F2 को उठा के पैरेलल शिफ्टिंग करो, पैरेलल शिफ्ट हम कर सकते हैं, पीछे बता दिया था, यहाँ से उठा के यहाँ ले आओ, क्या हो जाएगा, यहाँ F1 लिख रहा हूँ ऐसे, यहाँ आ जाएगा F2। इतनी समझ में आई। अब एक चीज देखना, इसके ऊपर जो है ऐसे भी फोर्स लगाया जा रहा है, देखो ये वाला फोर्स, ऐसे भी फोर्स लगा रहे हैं हम, और एक टेढ़े की तरफ, यानी कि आगे तो बढ़ रहा है साथ में ऊपर भी जाएगा, ठीक है। या फिर एक काम करो, आप चाहे तो इस फोर्स को सीधा ले लो, सीधा, तो सीधे में क्या होगा कि इस पे ऊपर फोर्स लग रहा होगा, आगे फोर्स लग रहा होगा, इजी होगा समझने में, लेकिन मैं आपको इसी से समझा रहा हूँ, देखना इसके बाद उससे भी समझाता हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे आगे देखो, हमने एक ऐसे फोर्स लगाया आगे की तरफ में, एक ऐसे टेढ़े की तरफ में फोर्स लगाया, ठीक है। तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो आगे की तरफ में ज्यादा होगी, क्योंकि देखो ये टेढ़ा है, तो इसका कुछ कंपोनेंट इधर भी होगा, ये मतलब ये एक्स एक्सिस में भी मोशन करवाएगा और वाई एक्सिस में भी मोशन करवाएगा, कौन सा वाला, ये वाला। लेकिन ये जो है सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर मोशन करेगा, कंपोनेंट्स वाली जगह पे ये चीज मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आगे की तरफ थोड़ा ज्यादा जाएगा, लेकिन साथ में ऊपर भी जाएगा, साथ में ऊपर भी जाएगा। तो इसका जो एक तरीके से जो नेट फोर्स पता कैसा लगेगा, ऐसा लग रहा होगा, देखो ऐसे। तो ये इसको मैं नेट फोर्स को F1 प्लस में F2 का जो नेट फोर्स होगा वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ये चीज इस चीज के साथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बताओ मेरे को, ठीक है। इसका जो मूवमेंट होगा, इसका जो मूवमेंट होगा तो ऐसे ही तो होगा, फिर ऐसे ही तो होगा, और कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे, क्योंकि आगे भी लग रहा है और ऐसे टेढ़े में भी लग रहा है, ठीक है ना। तो कैसा होगा, देखो ऐसे जाएगा, और आगे ज्यादा जाएगा और ऊपर थोड़ा कम जाएगा, देखो ऐसे। समझ में आ गई ये चीज, ये था, ठीक है। और अब पे देखो, इसका मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स इन दोनों का सम, रिजल्टेंट फोर्स कैसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। देखो ये और ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताऊं मैं। दूसरी चीज सुनो, ये जो है ना ऐसे पैरेललोग्राम लॉ के अंदर हम ये चीज आपको डिफाइन करेंगे, ये चीज ऐसे टेल टू टेल जॉइनिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको ये याद रखना, देखो भाई ट्रायंगल लॉ के सामने लिखा पड़ा है, इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो एंगल लिया ना मैंने, ये देखो ये एंगल लिया, ये मैंने ले लिया कुछ थीटा, ठीक है। अगर यहीं पे, अब यहाँ पे जो है हम कैसे एडिशन करेंगे भाई, अब हमें दे दिया गया, यहाँ पे 5 दिया गया, यहाँ पे 10 दिया गया, ठीक है। यहाँ पे 10 दे दिया, 5 दे दिया, जो मर्जी, ठीक है। 10 ले लो, 5 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए रिजल्टेंट का, जो कि हम पैरेललोग्राम लॉ में प्रूव करेंगे, ठीक है। कई कई जगहों पे लेकिन ट्राइंगल लॉ को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वो कौन कौन सी जगह है, जिसको हेड टेल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। वो ये है कि जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री बन रहा हो दोनों वेक्टर्स के बीच में, जो हमने सम करने हैं। कैसे, देखो अब पहले मैं आपको यही चीजें से पहले मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो एक फोर्स लग रहा है भाई ऐसे, एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ में, F1 F2, ठीक है, ऐसे लग रहा है। तो अब मूवमेंट कैसी होगी भाई साहब, ये देखो ऊपर भी लग रहा है आगे भी लग रहा है, तो इसमें मूवमेंट टेढ़ी होगी, टेढ़ी ऐसे, ये देखो इसके ऊपर फोर्स ऐसे भी लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इसकी मूवमेंट पता कैसे होगी, यहाँ पे मैं करता हूँ, कोई एक छोटी चीज ले लूँ यार, हाँ देखो इसकी मूवमेंट कैसे होगी, ऐसे होगी, टेढ़े टेढ़े होगी ऐसे ऐसे। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ऐसा बनेगा, ठीक है। और इस रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, हम ऐसे ऐसे पूरा एक पैरेललोग्राम टाइप्स बनाते हैं और वहां पे जाके इसको ज्वाइन करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ के अंदर होता है, यहाँ नहीं बताना चाहता मैं ये चीज, ठीक है। यहाँ पे बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। चलो यहाँ से आपको एक चीज पता चल गई कि रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब जो हम ट्रायंगल लॉ से करके देखते हैं, ऐसे बनाया फिर ऐसे बनाया, अब भी रिजल्टेंट यही बन रहा है, आपको दिख रहा हो, छोटा यहाँ मैंने थोड़ा बना दिया, तो अभी भी रिजल्टेंट यही बन रहा है, देखो। तो आपके पास ये चीज समझ में आई गई होगी आपको। लेकिन अब यहाँ पे पता एक फायदा है हमारे पास, पहले क्या था, एंगल जो बन रहा था वो बन रहा था कुछ थीटा, 90 डिग्री नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एक चीज देखो, यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, पता कैसे, देखो अगर मैं बना रहा हूँ, पहले ऐसे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया ऊपर की तरफ, या छोड़ो ये भी छोड़ो, यहाँ पे मैंने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, 5 भी छोड़ो, मैं आपको कुछ इजी करता हूँ, यहाँ पे ले लो 3 मीटर, यहाँ ले लो 4 मीटर। रामू था वो पहले 3 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ, रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ, दिस इज द रिजल्टेंट, हमें पता है। अब यहाँ पे 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का सम कर दोगे 25, 25 का अंडर रूट लगा लोगे तो हाइपोटेन्यूज 5 मीटर आ जाएगा आपके पास। अंडरस्टैंड, चीज समझ में आई है। अब देखो इसी को थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट करूंगा, पहले ट्रायंगल लॉ तो समझ में आ गया ना, ट्रायंगल लॉ इतना ही और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ट्रायंगल लॉ के अंदर जो है हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला को पैरेललोग्राम लॉ के अंदर मैं प्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो वहां से जो है थीटा, अगर थीटा हो, अगर एंगल बिटवीन टेल जब ज्वाइन करने के बाद, तो अगर हमारे पास थीटा आ रहा है तो उस टाइम हमको क्या करना है, उस टाइम हमें उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अगर 90 डिग्री आ रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई, वैसे काम बन गया, ठीक है। और ये पाइथागोरस थ्योरम वाला जो काम है ना, इसी को हेड टेल मेथड कहते हैं। अब देखो देखना अभी इस चीज को हटा रहा हूं, नोट कर लो भाई।
अब देखते रहना, एक वेक्टर दिया गया है ऐसे 3 मीटर, फिर एक वेक्टर दिया गया है ऐसे 4 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, आप बताओ ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर कितना होगा। ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, पहली बात तो ये कि ये फर्स्ट वेक्टर है, इसके हेड से सेकंड वेक्टर की टेल जुड़ती है, ठीक है, हमें जोड़ ली। फिर फर्स्ट वेक्टर के टेल से रिजल्टेंट की टेल जुड़ेगी और सेकंड वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट का हेड जुड़ता है, ठीक है। ये आ गया आर वेक्टर। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो अब हम रिजल्टेंट का वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड तो बहुत आराम से आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, पता है कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये देखो हाइपोटेन्यूज हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ऐसे ले लो, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस इज 3 9 आ जाएगा, ठीक है। 16 प्लस 9 25, ये लिख लो अंडर रूट 25 और इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 5 मीटर। सो रिजल्टेंट यहाँ पे निकालना इजी था, 5 मीटर निकल आया, ठीक है। अगर यही ये कुछ ऐसा होता फिर क्या करते आप, अब क्या करोगे, अब तो फंस गए, अब तो दिक्कत हो गई। अब यहाँ पे जो है 90 डिग्री की इक्वल नहीं है, यहाँ पे एक मिनट में ये बना रहा हूँ, ये जो है नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे, आप कहोगे सर अब हम यूज करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम उसका इस्तेमाल करेंगे, और वो कब होगा, नेक्स्ट लेक्चर में एडिशन के अंदर आएगा, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे आपको हेड टेल मेथड सिखा दिया है, अब एक क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है, उसको करो। पहले इतना देख समझ लिया ना मैं यहाँ पे क्यों नहीं इस जगह पे मैं पाइथागोरस लगा रहा, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं है सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे क्यों मैं 90 डिग्री लगा के सॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। और एक और चीज बताऊं, रिजल्टेंट वाला जो फॉर्मूला होगा ना, उसमें जब आप 90 डिग्री अगर पुट करके करोगे ना, तो भी आपका आंसर यही आएगा 5 मीटर, ठीक है। तो मतलब वो तो सब जगह लग जाएगा रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, ठीक है, सब जगह लग जाएगा। बस उसमें आपने जो कॉस थीटा लास्ट में आता है, उसमें आपको थीटा बस अपने हिसाब से पुट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे जैसे 90 डिग्री था, तो आप 90 डिग्री पुट करोगे तो 5 मीटर आ जाएगा। उसका एक बार वो भी आपको करके दिखा देता हूँ, चलो देखो। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला अपने पास होता है ना, थोड़ी सी नॉइज सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, ये होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जो आगे मैं डिराइव करूंगा। आपको सिर्फ मैं दिखाने के लिए कि 5 मीटर आ रहा है, देख लो हेड टेल मेथड से काम चल रहा है। हेड टेल मेथड तब काम आएगा जब 90 डिग्री होगा, क्योंकि पाइथागोरस का आप आएंगे, ठीक है। हेड टेल मेथड को आप पाइथागोरस थ्योरम ही कह सकते हो सीधा सीधा मेरे हिसाब से, और कोई उसमें डिफरेंस नहीं आपको लगेगा, ठीक है। चलो ए क्या है अपने पास में, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में बी क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 2ab, यानी कि a इंटू बी पहले कर लो भाई, 4 3 12 12 2 24। cos 90 डिग्री कितना होता है भाई साहब, cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री कितना होता है। पहली बात तो ये कि अगर आपको एंगल फाइंड करना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो टेल टू टेल जोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसे 90 है ना, तो इसको उठा के जब इधर करोगे तो ये भी 90 बनेगा, ठीक है। तो cos 90 लेंगे इससे, ठीक है। करके दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो। ये क्या हो जाएगा अपने पास 4 मीटर, ये हो जाएगा 3 मीटर। मैंने कुछ नहीं किया, इसको उठा के इधर लिया, अभी भी है 90 डिग्री, देख लो भाई बिटवीन एंगल, ठीक है, 90 डिग्री है अभी भी। तो cos 90 जीरो होता है भाई साहब, तो ये पूरी जीरो हो गई। अब भाई 16 प्लस में 9 इक्वल्स टू 25 होता है, तो अंडर रूट 25 आया इक्वल्स टू 5 मीटर आ गया। तो रिजल्टेंट यहाँ से भी सेम आ रहा है, देख लो भाई 5 मीटर 5 मीटर, प्रूव कर दिया मैंने, ठीक है, प्रूव कर दिया ये चीज। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला और एक और फॉर्मूला जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के डिराइव करेंगे, वहां पे आप देखना है चीज, ठीक है। तीसरी चीज, एक क्वेश्चन आपको दूंगा, उसके बाद फिर कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जल्दी थोड़े करते हैं क्योंकि ज्यादा हो गया, लेक्चर बड़ा हो जाएगा और फिर स्टोरेज का थोड़ी दिक्कत रहती है उसमें। अब देखो भाई, हम क्या करने लगे हैं, आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसे कर लो 3 मीटर, ऐसे कर लो 4 मीटर, ठीक है। अब रामू नाम का बंदा था, यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया, वो ऐसे चलते जा रहे, देखो, फिर ऐसे चला 3 मीटर, फिर नीचे चला, ठीक है, फिर ऐसे चला 3 मीटर, फिर ऐसे चला, ठीक है। लेकिन शामू जो था, शामू जो है बहुत समझदार आदमी था, उसने क्या किया, वो सीधा सीधा ऐसे आया, वो सीधा सीधा ऐसे आया, उसको फायदा हो गया भाई। वो तो देखो अब भाई, ये डिस्प्लेसमेंट ही हो गई टाइप की, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे को बताओ ये कितना हुआ, ए बी कितना हुआ, ए बी कितना हुआ, बताओ मेरे को ए बी कितना हुआ। तो मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है निकालना। आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हो कि क्या कहते हैं, पहले इतना हिस्सा निकाल लिया 5 आएगा, फिर इतना हिस्सा निकाल लिया 5 आएगा, फिर इतना हिस्सा निकाल लिया 5, यानी कि 15 मीटर। या आप एक और काम कर सकते हो, 3 3 3 कितना होता है 9, ठीक है, 3 + 3 6, 6 + 3 9, ऐसे बना लो भाई पहले 9, ऐसे बना लो 9 मीटर, ठीक है। फिर नीचे जाने वाला देख लो, 4 + 4 8, 8 + 4 12, नीचे की तरफ 12 कर लो 12। तो अपने पास जो है ये बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर,
ठीक है। अब 9 का स्क्वायर करोगे भाई जब, तो वहां पे आपका 81 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर करोगे 144 आ जाएगा। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा देख लो भाई, आंसर आपके पास आएगा 144 प्लस में अपने पास क्या ले रहे हैं भाई 81। ये कर लो पहले तुम, ठीक है। अपने पास पता क्या बनेगा, 1 को इधर ले जाओ, 145 प्लस में 80, 145 प्लस में 80 इज 225। अब 15 का जरा स्क्वायर करके भी देख लो भाई, आपको कुछ समझ में आ जाएगा चीज। 5 5 कर लो, 5 2 5 5 7 आ गया, ठीक है। नीचे नीचे कर लेता हूँ तो 5 आएगा, फिर 1 आएगा, तो आ जाएगा अपने पास 5 7 प्लस में सॉरी 7 प्लस में 5 कितना होता है भाई साहब, 12 होता है। 2 1 इधर कैरी आएगा तो 2 225 225, यानी कि आंसर यहाँ पे भी अंडर रूट 225 आया, तो उसको हम क्या कह सकते हैं 15। तो क्या आपके सामने आंसर आ गया? आ गया, समझ में आ गया। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से किया, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम से किया, बस यहाँ पार्ट्स में करा, यहाँ पे सीधा सीधा करा। समझ में आई ये चीज? चलो अब देखते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर्स जो है, वेक्टर एडिशन जो है, क्या वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है? ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। इसके बाद और भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो चीज, नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज आएगी, ठीक है, क्योंकि अभी लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा रहा है। अब देखो भाई, क्या कॉम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करने के लिए मतलब क्या होता है उसका समझाऊंगा अभी आगे, देखना। पहले मैंने क्या किया, एक वेक्टर ऐसे बनाया ए वेक्टर, फिर एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया बी वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर मैंने बनाया ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दिया, ओके, अच्छा समझ गए, हाँ बना लिया, ठीक है। इसको मैं मतलब ए वेक्टर यहाँ पे क्या मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हमने ये किया यही किया, हमको पता है क्योंकि ए वेक्टर फर्स्ट वेक्टर है, तभी तो उसकी टेल से जो है रिजल्टेंट जुड़ रहा है, रिजल्टेंट की टेल तभी तो उसकी टेल से जुड़ रही है, और सेकंड वेक्टर का जो टेल है तभी तो उसके हेड से जुड़ रही है। तो ए वेक्टर इज फर्स्ट वेक्टर है। यही मैं अगर कहूँ कि मेरे को आप बताओ बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर क्या होगा, अब पहले बी वेक्टर ड्रॉ कर लो भाई, ये हमने बी वेक्टर बना दिया, बी वेक्टर इज फर्स्ट वेक्टर, सो इसके हेड से सेकंड वेक्टर जो कि ए है यहाँ पे उसकी टेल जोड़ लो ऐसे, ए वेक्टर आ गया, ये बी वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा भाई, फर्स्ट वेक्टर के टेल से रिजल्टेंट की टेल जोड़ते हुए बनाते हुए ऐसे बना लो भाई, ये रिजल्टेंट आ गया। ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट बिल्कुल सेम है, चाहे तो अब मैं इसी चीज को यहाँ बनाऊंगा, देखना, बी वेक्टर को इधर खिसकाऊंगा, बी वेक्टर को इधर खिसकाऊंगा, खिसकाया, ये बना भाई बी वेक्टर। अब ए वेक्टर को ऊपर खिसकाऊंगा, ए वेक्टर को ऊपर खिसका दिया, तो देख लो भाई यही चीज यहाँ पे बन गई। तो अब देख लो दोनों के लिए रिजल्टेंट सेम है, तो हम एक चीज और यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर। अंडरस्टैंड? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर। दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ। समझ में आ गई? मतलब ये दोनों इक्वल है भाई, दोनों का रिजल्टेंट सेम है। चलो अब देखो एक चीज, मैंने आपको शुरू में बताया था स्केलर जो है अलजेब्राइक फंक्शंस का यूज करते हैं, यानी कि हम उनको डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स के अंदर आती है डायरेक्शन। डायरेक्शन की वजह से हम जो है उनको डायरेक्टली प्लस माइनस नहीं कर सकते, उसके लिए एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आता है, ठीक है, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन आता है। उसके अंदर भी 3 लॉज है अपने पास, ट्राइंगल लॉ, और उसके बाद अपने पास क्या आता है, पैरेललोग्राम लॉ, एक पॉलीगन लॉ। ट्राइंगल लॉ आपको मैंने बता दिया है, बाकी पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और वहां पे कंपोनेंट से रिलेटेड थोड़ी सी बात करेंगे, इंट्रो दूंगा, बाकी इंट्रो दूंगा। थर्ड लेक्चर में कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आप कह देते हो। चलो ठीक है, थैंक यू।